Hello everyone, welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator Meghna Shrivastava. So we were discussing the plant physiology unit. Plant physiology unit चल रही है आपकी एंड इसमें फोटोसिंथेसिस हमने कंप्लीट कर लिया है. अब मैं जो स्टार्ट करूंगी वो है आपका ट्रांसपोर्ट का सेक्शन. ट्रांसपोर्ट का सेक्शन स्टार्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसी बार दिसंबर में एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था. एक सिम्पोर्ट से जो सिम्पोर्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था. तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करनी है. आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये कोई नहीं जानता है. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो सिलेबस में है वो सारी चीजें एक बार देखते चलें. तो स्टार्ट करती हूँ मैं. होप आप सब सही है. ओके सो जब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट होगा? फूड का ट्रांसपोर्ट होगा एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, राइट? बिकॉज सस्टेनेबल एक लिविंग के लिए क्या होता है, प्लांट्स को या एनिमल्स को दोनों को ही फूड की, न्यूट्रिशन की, है ना, जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा जो वाटर है, मिनरल्स है, इन सारे सब्सटेंसेस की नीड होती है एक सस्टेनेबल एक ग्रोथ के लिए. एक इंपॉर्टेंट फीचर है. सो ये जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में जो वाटर का एंड फूड का, ये कैसे होता होगा? बिकॉज हम देखते हैं कि प्लांट है, मूव करता नहीं है, मूवमेंट, लोकोमोशन नहीं शो करता है ना. प्लांट मूवमेंट तो शो करता है, लोकोमोशन नहीं शो करता है. इट मीन्स कि वो कहीं जा करके पानी पी नहीं सकता है ना. हमें वाटर करना पड़ता है, प्लांट्स को सॉइल में वाटर करना पड़ता है. और इसके अलावा हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है. वी नो दैट कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं. तो बाकी सारी चीजें जो प्लांट के डेवलपमेंट में, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें प्लांट को मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन चलता है, प्लांट में जो ट्रांसलोकेशन चलता है, इससे पानी की, वाटर की जो भी नीड्स है वो प्लांट्स की पूरी होती है. अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है ना, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और एक रिएक्शन मीडियम है. मींस कोई भी अगर चीज है जो रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, कहीं ना कहीं एक मीडियम में होता है एंड वहां पर वाटर एक रोल प्ले करता है. इसके अलावा जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है. सो वही पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है. जैसे वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, रिएक्शन मीडियम होता है ऑफ ऑल लिविंग सेल्स. सारे लिविंग सेल्स में हम ये देखते हैं कि वाटर जो है वो एक रिएक्शन सॉल्वेंट है. ठीक है, जहां पर एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है. इसके अलावा ये रिएक्टेंट है इन एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस. किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में या फिर एनर्जी यूज होगी, कंज्यूम होगी, ऐसे प्रोसेसेस में वाटर जो है एज अ रिएक्टेंट यूज होता है एंड एज अ हाइड्रेशन वाटर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट्स में, उनके हाइड्रेशन के लिए भी वाटर ही यूज होता है, वाटर ही सोर्स है. अब वाटर टिपिकली कंस्टिट्यूट 80 to 95% ऑफ द मास ऑफ द ग्रोइंग प्लांट टिश्यू. तो 80 to 95% अगर कोई भी प्लांट का टिश्यू है तो उसमें 80 to 95% ऑफ वाटर पाया जाता है. इसके अलावा वाटर हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इट्स अनेबल इट टू एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड टू बी रेडली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी ऑफ द प्लांट. सो वाटर की ही प्रॉपर्टी की बात की जा रही है कि वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में. इसके अलावा दीज प्रॉपर्टीज ड्राइव प्राइमरीली फ्रॉम द पोलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट कैसा होता है, प्लांट कैसा स्ट्रक्चर है? प्लांट एक सिंपल, अगर देखें ये सॉइल है, बेस है, तो प्लांट इस तरीके से प्लांट होता है. अगर हम किसी एक ट्री या एक छोटे प्लांट की भी बात करें तो ऐसे एक इरेक्टेड स्ट्रक्चर है प्लांट का, यूजुअली ऐसा होता है. तो वाटर का जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि वाटर वी नो दैट कि हम कहाँ देते हैं, पानी सॉइल में देते हैं. अब सॉइल से वाटर कैसे जाएगा हर एक पार्ट में प्लांट के, तो इसमें वाटर की प्रॉपर्टीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड वाटर की प्रॉपर्टीज से ही वाटर मूव करते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में एंड डिफरेंट सेल्स में ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, डिफरेंट एरिया में ऑफ द प्लांट्स. अब जो वाटर रिलेशन है प्लांट का, उसमें हम क्या देखते हैं कि वाटर रिलेशन मेनली कंसर्न किस बात से है? So water relation concerns how plant control the hydration of the cell. So water relation means कि कैसे हर एक सेल हाइड्रेटेड हो रही है, include the collection of water from soil and transport within the plants and loss of evaporation from the leaves. तो water क्या है? water एक तरह से absorb होता है रूट से, soil से absorption है पानी का, रूट से of the plant and different
जगह पर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा वाटर का लॉस हम देखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से क्या होता है, वाटर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट भी होता है। तो इस तरीके से वाटर का हम पूरा एक रिलेशन देखते हैं प्लांट्स में। Now, when water moves from soil through plant to the atmosphere, it travels through a widely variable medium, cell wall, cytoplasm, membrane, air space, and the mechanism of water transport also vary with the types of medium. तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो वाटर है, अगर हम उसका मूवमेंट देखें, अगर हम लिटरली प्लांट्स के टिश्यूज में उसका मूवमेंट देखें तो सेल वॉल से होता हुआ, ठीक है, सेल के अंदर से जाएगा, सेल के जो स्पेस है वहां से जाएगा, सेल मेम्ब्रेन से जाएगा, वॉल से सिर्फ ट्रैवल करेगा। तो वो जो ट्रैवलिंग है उसका पाथवे अलग अलग है एंड उसका मीडियम भी वैरी करता है। नाउ अब अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स की, वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब हो गया कि कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करती हैं इनके थ्रू पास होने के लिए। सो वाटर के साथ वी नो दैट कि कुछ आयंस का भी, स्मॉल आयंस का भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर में ही। मिनरल, जो भी मिनरल्स प्लांट्स को चाहिए वो आयंस के फॉर्म में ही मूव करते हैं अलोंग विद द वाटर। तो ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, ये अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन्स प्लांट सेल के कैसे होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। इट मींस कि ये मूवमेंट अलाउ करेंगे वाटर का एंड कुछ अदर अनचार्ज या फिर चार्ज सब्सटेंसेस का, जो कि काफी रेडली आराम से मूव कर सकता है। इसके अलावा हाँ, और कुछ जो लार्ज सब्सटेंस है उसका इतना रेडली मूवमेंट नहीं शो करेगा। तो ये जो वाटर का मूवमेंट है, जो इतने देर से मैं आपको वाटर का मूवमेंट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, सो ये जो वाटर का मूवमेंट है प्लांट्स में, सो ये जो वाटर का मूवमेंट है प्लांट्स में, अगर हम एक प्लांट्स को देखें, सो वाटर के मूवमेंट्स में, जैसे अगर एक ट्री की बात करें, इस तरह से ये कोई ट्री है, इसके डिफरेंट लीव्स और ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैं बना दूं अगर, सो अगर आप काफ़ी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सॉइल है एंड यहाँ पर हम वाटर देते हैं एंड नाउ वाटर मूव्स, वाटर जो है वो मूव करता है सॉइल से पूरा ऊपर की तरफ, और लीव से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस देखा जाता है। ट्रांसपिरेशन मींस इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो इवेपोरेट कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो पूरा यहाँ से मूव करेंगे रूट से होता हुआ, फिर उसके बाद पूरा ट्रांसलोकेट हो गए वाटर ऊपर की तरफ, इसके बाद ये सारे जो इवेपोरेट करेंगे, इनके लिए क्या है, वाटर की प्रॉपर्टीज प्ले करती है रोल, और कुछ ऐसे भी फिनोमेना प्ले करते हैं रोल जो कि हम इन जनरल हम सुनते आए हैं, जैसे ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोसिस। इसके अलावा डिफ्यूजन, ठीक है, इसके अलावा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, एंड जो हमारा जब वाटर मूव करेगा सेल के अंदर तो क्या होगा, एक सेल जो होगा एक क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर डेवलप होता है वाटर में सेल में। तो ये जो टर्गर प्रेशर है ये इन्वॉल्व होता है, टर्गर प्रेशर। इसके अलावा टर्गर प्रेशर के अलावा कुछ जो सल्यूट है या फूड मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें जो एक सल्यूट पोटेंशियल आएगा या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, सल्यूट पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है, सल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एंड जो इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, सल्यूट पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर, ये सब को अगर हम कंबाइन होकर बोले तो वाटर पोटेंशियल की बात की जा रही है, वाटर पोटेंशियल। सो ये जितने टर्म्स मैंने यहाँ लिखे ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है वाटर के मूवमेंट के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो एरियल पार्ट्स हैं, जो अपर एकदम एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से वाटर मूव कर जा रहा है, इस पूरे फिनोमेना, इस पूरे जो प्रोसेस है, इसके लिए ये सारे टर्म्स जो है कहीं ना कहीं गवर्न्ड होते हैं एंड इस सारी चीजों के बारे में हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। तो जहां पर जैसे आएगा मैं आपको बताते चलूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में हमेशा से आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट पास फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, सॉल्वेंट ना कि सल्यूट, सॉल्वेंट का मूवमेंट देखा जाता है फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन टू देयर हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करता है, लेकिन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, बट
जो जब हम वाटर के केस में बात करते हैं तो हम ऑस्मोसिस वहां पर टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस है, एक डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस होता है ना। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, और जो कि प्लांट के सेल्स में वी नो दैट कि प्लांट के सेल्स में सल्यूट्स भी होते हैं, तो वहां पर कुछ टर्म्स आ जाते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के लिए। जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस है उसमें 3 टाइप के सॉल्यूशंस आ जाते हैं। पहला है आइसोटोनिक। Isotonic solution is one that has the same concentration of solute both inside and outside the cell. So सेल के अंदर और सेल के बाहर, दोनों सेल के अंदर एंड बाहर सेम कंसंट्रेशन है। जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? सेम कंसंट्रेशन। जब सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम, दोनों में सेम कंसंट्रेशन है, सेम कंसंट्रेशन है किसका? सल्यूट मॉलिक्यूल्स का, तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन इज वन दैट इज हायर सल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। तो अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें, हाइपरटोनिक में अगर एक सेल है तो सेल के बाहर क्या लिखा है? इज वन दैट हैज अ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड। आउटसाइड जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, इनसाइड कम है। तो ये एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन माना जाएगा अगर हम सेल को एक इसमें रख दें, एक फ्लास्क में रख दें। सो सेल के बाहर यहां पर क्या था कि सेम कंसंट्रेशन था, ये हो गया आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की, तो क्या होता है कि सेल के बाहर जो है वो सल्यूट कंसंट्रेशन हाई है सेल के अंदर के कंपैरिजन में, तो इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। नाउ हाइपोटोनिक की बात की जाए, हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशन है जिसमें इज वन दैट अ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन द आउटसाइड। तो इनसाइड क्या है? कंसंट्रेशन सल्यूट का हाई है देन द आउटसाइड, तो इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो ये ऑस्मोसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर के मूवमेंट में। एंड जब हम और ज्यादा वाटर का रिलेशन पढ़ेंगे, वाटर पोटेंशियल, तो हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे ना। तो ये हो गया आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब हम सीधे चलते हैं ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन ये सारी चीजें एक बार स्टार्ट कर देंगे तो बीच में जितने भी फिनोमेना है वो हम डिस्कस करते रहेंगे, कि इससे आपका जो है वो एक मेजर सिलेबस भी कवर होता रहेगा एंड जो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें भी हम साथ में कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं विद द ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म को समझते हैं। जो ट्रांसपोर्ट है ये मॉलिक्यूलर एंड आयनिक मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट। तो सिंपली मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर और आयनिक मूवमेंट अगर हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे, तो हम उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। So the local transport of solute into or within the cell is regulated mainly by membranes. Larger scale transport within plants and environment or between leaves and roots is controlled by membrane transport. Similarly यहाँ पर membrane और cellular transport की बात की गई है कि किस तरीके से transport होता है between plant cells, ठीक है। एंड जब ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो जो सुक्रोज फॉर्म होता है लीफ के अंदर जो आपका सुक्रोज फॉर्म हो रहा है वो रूट की तरफ जाएगा, है ना। लीफ में ही फूड बनता है तो वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा प्लांट के, तो वो रूट की तरफ भी जाएगा थ्रू द फ्लोएम। यहाँ पर सबसे पहले आप वर्ड देख रहे हो फ्लोएम। सो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एक कंडक्टिंग टिश्यू है, थोड़ा सा मैं बता दूं, कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि सल्यूट का यानी कि आपके सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन कराता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, बिकॉज सुक्रोज सिंथेसाइज कहां हो रहा है? लीफ में, एंड लीफ से डिफरेंट पार्ट्स में जाना है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन एंड इज रेगुलेटेड बाय मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लोएम सेल्स ऑफ द लीफ फ्रॉम द फ्लोएम टू द स्टोरेज सेल। अब फ्लोएम से लीफ जो कि हमारा मेन सोर्स है वहां से डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, मींस कहां पर जाएगा? ये स्टोरेज एरियाज में जाएगा। तो रूट भी एक तरह का स्टोरेज ऑर्गन होता है, ठीक है। रूट का वन ऑफ द फंक्शन क्या है कि स्टोरेज भी करता है। सो ओके नाउ, अब जो मैंने आपको मेन बताया कि ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है ये कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, लेकिन जो जाइलम है ये वाटर के और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट्स, ठीक है। दे बोथ आर द कंडक्टिंग टिश्यू, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है।
अब अगर हम फ्लोएम की स्पेसिफिकली बात करें तो फ्लोएम एक टिश्यू है जो कि ट्रांसलोकेट कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम मैच्योर लीव्स टू एरियाज ऑफ ग्रोथ एंड स्टोरेज इंक्लूडिंग रूट्स। तो कहा मैंने पहले भी आपको बताया कि रूट जो लीफ है, मैच्योर लीफ है, ये फोटोसिंथेसिस करके सुक्रोज बना रही है और इसे हमें सेंड करना है डिफरेंट एरियाज में इंक्लूडिंग द रूट्स। तो जो भी स्टोरेज एरियाज है, जो भी जहां पर भी काम है, जहां पर भी ग्रोथ हो रहा है, जहां पर भी फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उनको क्या चाहिए, फूड की जरूरत है। तो ये फूड की जरूरत पूरी करता है आपका फ्लोएम, जो कि एक कंडक्टिंग टिश्यू है और फोटोसिंथेटिक जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको मैच्योर लीव से टू द एरिया ऑफ ग्रोथ एंड स्टोरेज वो क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है। इसके अलावा फ्लोएम जो है वो आउटर साइड में होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू में। अगर आप सेक्शन देखेंगे वेस्कुलर टिश्यू का तो ये आउटर साइड में प्रेजेंट होता है in plants with secondary growth with the phloem constitute the inner bark, और ये inner bark का भी formation करता है secondary growth के बाद। The cells of the phloem that conduct sugar and other organic material throughout the area is called sieve elements। अब क्या होता है, ये जो sieve elements हैं, sieve elements conduct करते हैं sugar and other organic material के ट्रांसपोर्ट को थ्रू द प्लांट्स और इन्हें हम बोलते हैं sieve elements। फ्लोएम जो होते हैं ये डिफरेंट इनके सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं अपने अपने काम के लिए, एंड उन्हीं फ्लोएम सेल्स में एक होता है sieve elements। ये sieve elements जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये sieve elements कंडक्ट करते हैं, यानी मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं शुगर और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए थ्रू द प्लांट, थ्रू आउट द प्लांट्स। ठीक है, अब sieve elements टर्म हम दोनों को बोल रहे हैं। sieve ट्यूब एलिमेंट्स टिपिकली एंजियोस्पर्म में होता है और अनस्पेशलाइज्ड sieve सेल्स होते हैं जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म क्या है, सबसे ज्यादा मॉडर्न प्लांट्स हैं या सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। तो एंजियोस्पर्म में sieve ट्यूब एलिमेंट्स पाया जाता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जो कि रिलेटिवली उसमें एक लेस अनस्पेशलाइज्ड पार्ट पाया जाता है sieve ट्यूब एलिमेंट्स का, विच इज द sieve सेल्स। तो sieve सेल्स पाए जाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म में एंड sieve ट्यूब एलिमेंट्स पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा इन एडिशन टू sieve एलिमेंट्स द फ्लोएम टिश्यू कंटेन्स कंपेनियन सेल। अब फ्लोएम टिश्यू में मैंने आपको बताया कि sieve, सबसे पहले फ्लोएम टिश्यू में क्या हो रहा है, sieve एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर पाया जाता है कंपेनियन सेल्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि क्या करते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो स्टोरेज के लिए होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स जो कि स्टोर एंड रिलीज द फूड मॉलिक्यूल्स। कुछ जो फाइबर्स होते हैं, अब फ्लोएम में भी कुछ फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स जिसको हम फ्लोएम फाइबर्स बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये फ्लोएम फाइबर्स और स्क्लेरिड्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथनिंग के लिए होते हैं, और ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं फ्लोएम के। एंड लैक्टिफर्स, लैक्टिस कंटेनिंग सेल्स। तो फ्लोएम के ये सारे पार्ट्स हैं। फ्लोएम में sieve ट्यूब एलिमेंट्स आ गए, कंपेनियन सेल आ गए, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड आपके फ्लोएम स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। सो ये आपका sieve प्लेट, sieve ट्यूब है, sieve ट्यूब्स, जहां पर आप sieve पोर देख रहे हो। sieve प्लेट में sieve पोर्स प्रेजेंट है एंड लेटरल एरियाज में भी sieve पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो sieve ट्यूब में ये है हमारा sieve ट्यूब एलिमेंट जहां पर पी प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लास्टिड है, इसके अलावा कोई भी मेजर ऑर्गेनल यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये कंप्लीटली क्या होता है, खाली होता है, क्योंकि इसे फूड का ट्रांसलोकेशन कर रहा है। ठीक है, एंड साथ में कंपेनियन सेल्स है। अब कंपेनियन सेल्स में वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीजें पाई जा रही हैं, लेकिन फ्लोएम क्या है, लगभग ये खाली है। इसके अंदर सिर्फ आप क्या देख सकते हो कि जो थोड़ी बहुत काम की चीजें हैं, जैसे प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट ही रहेगा, इसके अलावा कुछ प्लास्टिड है। बाकी जो मेजर आपके ऑर्गेनल्स हैं वो सारे पाए जाते हैं कंपेनियन सेल्स में। नाउ अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं कि sieve एलिमेंट्स, जो डिफरेंसेस की बात करूं, sieve ट्यूब एलिमेंट्स जो एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं और जो जिम्नोस्पर्म में sieve ट्यूब एलिमेंट मतलब ट्यूब नाम होकर के सेल के फॉर्मेट में पाया जाता है। तो sieve ट्यूब जो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है उसमें क्या होता है, sieve एरिया डिफरेंशिएटेड होता है sieve प्लेट्स में, अभी जस्ट हमने देखा। इसके अलावा ये सारे जो sieve ट्यूब एलिमेंट्स हैं वो जॉइंट होते हैं एक ट्यूब के फॉर्म में sieve प्लेट से, और जो पोर्स है वो ओपन चैनल्स बना रहे हैं। मींस यहाँ पर जो पोर्स है वो ओपन चैनल्स बना रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है फूड का। ठीक है, इसके अलावा
जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है, इसमें पी प्रोटीन्स पाए जाते हैं सारे डाइकॉट्स में और मेनी मोनोकॉट्स में, ठीक है। तो डाइकॉट मोनोकॉट जो एंजियोस्पर्म में आता है, इसमें क्या होता है, पी प्रोटीन पाया जाता है। नाउ कंपेनियन सेल्स आर सोर्स ऑफ एटीपी एंड परहैप्स अदर कंपाउंड्स इन सम केसेस, यहाँ पर ट्रांसफर सेल या इंटरमीडिएरी सेल के फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स की बात करें तो क्या होते हैं, ये बेसिकली इनके पास कोई भी सीव प्लेट नहीं पाया जाएगा, ठीक है। पोर्स जो होते हैं सीव एरिया में ये ब्लॉक्ड होते हैं, पी प्रोटीन्स नहीं होगा, एंड एल्ब्यूमिनस सेल जो होते हैं वो इंटरमीडिएरी या कंपेनियन सेल की तरह काम करते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है सीव एलिमेंट्स का इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पर एक पी प्रोटीन नाम यूज हुआ था। पी प्रोटीन क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ मोस्ट एंजियोस्पर्म आर रिच इन अ प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम प्रोटीन या पी प्रोटीन। ये पी प्रोटीन जो होते हैं ये सील ऑफ करते हैं, कहीं भी डैमेज वगैरह आएगा तो ये सील ऑफ करते हैं उस डैमेज को, और बाय प्लगिंग द सीव प्लेट पोर्स, वो प्लग करके इनका काम है कि डैमेज को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो ये काम होता है आपका पी प्रोटीन्स का, जो कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कंपेनियन सेल्स होता है। कंपेनियन सेल्स की बात की जाए तो ये क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं या साथ में ही पाए जाते हैं। इनका क्या काम है कि जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, जो हमारे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को बनाने वाले सेल्स हैं मैच्योर लीफ में, वहां से सीव एलिमेंट से माइनर या स्मॉल वेन्स ऑफ लीफ, जो लीफ की जो वेन्स हैं, जो पतली पतली इस तरीके से वेन्स हैं, वहां पर मेजर जो फूड एलिमेंट्स है या जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स इनको आप कह सकते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द टू द सीव एलिमेंट इन द माइनर, तो माइनर लीफ तक लेके जाएगा, माइनर वेन्स तक लेके जाएगा। ये कौन, कंपेनियन सेल्स। इसके अलावा ये देखा गया है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सीव एलिमेंट तो पूरा, सीव ट्यूब तो पूरा खाली था, तो इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनल्स है जो कि मेटाबॉलिक चीजों में इन्वॉल्व होंगे, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, है ना। तो ये सारी चीजों का जो कंट्रोल है ये कंपेनियन सेल के हाथ में होता है, क्योंकि यही सारा माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास होता है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट था, तो इसीलिए जो भी एनर्जी वगैरह लगेगी, एटीपी की जो भी सोर्स है वो हमारा कंपेनियन सेल्स होता है, क्योंकि सीव एलिमेंट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज। इसके अलावा जो कंपेनियन सेल है वो देखा जाए तो 3 टाइप के हैं, ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल, ट्रांसफर सेल एंड इंटरमीडिएरी सेल्स, ठीक है। एंड अब अगर हम इन तीनों की बात करें तो जो ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल्स हैं वो क्या है, उनके पास देखा जाए तो ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर टेकिंग अप सॉल्यूट्स फ्रॉम द एपोप्लास्ट और द सेल वॉल। तो इनका जो मेनली जो ये सॉल्यूट्स को मूवमेंट करा रहा है वो एपोप्लास्ट के थ्रू करा रहा है। जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में, एक होता है एपोप्लास्ट, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट का मूवमेंट सेल वॉल के थ्रू होता है और सिम्प्लास्ट का क्या होता है, मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्वॉल्व है एपोप्लास्टिक मूवमेंट में, यानी सेल वॉल के साथ मूवमेंट में। वहीं ट्रांसफर सेल्स की बात करें तो ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू काम करते हैं, मींस वही सेल में जो प्लाज्मोडेस्माटा सेल्स होते हैं, अगर मैं प्लांट सेल को बनाऊं कुछ इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट है। सो ये प्लांट सेल जो होते हैं ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू मूव करवाते हैं। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कंपेनियन सेल की बात करें तो यहाँ पर एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है। इसके अलावा इंटरमीडिएरी सेल्स में क्या होता है, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं टू द सराउंडिंग सेल्स, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इस तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट्स है आप रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एक मेजर पार्ट, जैसे एक फ्लोएम हमने डिस्कस किया एंड द कंपेनियन सेल डिस्कस किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम और डिटेल में बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट आपका सिलेबस में मेंशन है, इसलिए मैं ये कवर कर रही हूँ, एंड इससे भी क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चंस भी हम देखते हुए चलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।